भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जहाँ जब कोई नेता किसी लड़की का रेप करता है तो सबसे पहले उस लड़की को चुप कराया जाता है। पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिखती, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर सिस्टम डिसाइड करता है कि उस लड़की को इंसाफ दिया जाएगा या नहीं। ये कहानी है उन्नाव की एक लड़की की, जिसके पिता की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो गई क्योंकि वो पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था, जिसके साथ बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने किया था। उस नाबालिग बच्ची पर इतना दबाव बनाया गया कि उसके पूरे परिवार को सड़क हादसे में कुचलने की कोशिश की गई। अगर आज मीडिया प्रेशर ना होता, सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आता, तो आज हम इस केस का नाम भी नहीं जानते, क्योंकि ये मामला सत्ता में बैठे एक घटिया और नीच नेता का था, जिसने अपनी पावर की आड़ में एक नाबालिग बच्ची का रेप किया और फिर उसके खिलाफ एफआईआर होने पर उसके पिता को ही गिरफ्तार करवाकर जेल में मरवा दिया। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 17 जून 2017 उन्नाव की रहने वाली एक मासूम सी 17 साल की लड़की अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब करना चाहती थी, ताकि आर्थिक रूप से अपने परिवार की थोड़ी मदद कर सके, जो फाइनेंशियली थोड़े वीक थे। जिसका फायदा उठाते हुए बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगा के एसोसिएट शशि सिंह उस बच्ची को जॉब दिलाने का झांसा देकर अपने साथ कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गए, जहां विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उस बच्ची के साथ एक बंद कमरे में रेप किया और फिर उसे जॉब देने की बात करते हुए चुप रहने की धमकी दी। लेकिन जब उसने घर जाकर अपने घर वालों को ये बात बताई तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया, क्योंकि आरोपी सत्ता में बैठा एक विधायक था जिसे पुलिस सल्यूट मारती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि जब उसके घर वाले कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इस बात की खबर कुलदीप सिंह सेंगर तक ना पहुंचाई गई हो। पुलिस वालों ने भी उसे जरूर फोन कर बताया होगा कि उसके खिलाफ एक लड़की रेप का केस दर्ज कराने आई है, जिसके इशारों पर पुलिस ने कंप्लेन लिखने से ही मना कर दिया। अब इसे देखते हुए कुलदीप सिंह सेंगर के एसोसिएट शशि सिंह की भी हिम्मत बढ़ गई और उसने 11 जून 2017 को अपने बेटे शुभम सिंह के साथ मिलकर उस लड़की का अपहरण कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपहरण के बाद उस लड़की को कई दिनों तक ड्रग्स दिया गया और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन शिफ्ट करते हुए गैंग रेप किया गया। इवन इन सब के बाद उन्होंने उस बच्ची को 60,000 रुपए के लिए ब्राजेश यादव को बेचने की भी कोशिश करी, लेकिन पुलिस की लगातार छापेमारी और सर्च ऑपरेशन के चलते उन पर दबाव इतना बढ़ने लगा कि वो उस बच्ची को औरैया जिले में छोड़कर चले गए, जहां से पुलिस को वो बच्ची मिली। पुलिस ने उस बच्ची की कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ तो कोई कंप्लेन नहीं लिखी थी, लेकिन जब उसके लोगों द्वारा बच्ची को अगवा कर लिया गया तो उसके माँ बाप द्वारा लगातार प्रेशर बनाने पर पुलिस ने एटलीस्ट मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर ली। लेकिन जब वो बच्ची अगवा होने के लगभग 10 दिन बाद यानी 21 जून 2017 को औरैया जिले में मिली, तब जाकर उसका मेडिकल टेस्ट हुआ और पहली बार उसकी सुनवाई मैजिस्ट्रेट के सामने हुई, जब उसके साथ इतना सब कुछ हो चुका था। हालांकि उस वक्त भी लोकल अथॉरिटीज और पुलिस द्वारा उस पर लगातार प्रेशर बनाया गया कि वो अपनी स्टेटमेंट में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ना ले, जिसके चलते पुलिस के लगातार दबाव और कुलदीप सिंह सेंगर के डर से उसने उस वक्त तो उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि इतना सब कुछ सहने के बाद उसमें उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे लड़ सके। और तो और उसके गुंडों द्वारा उसके भाई और पिता की हत्या करने की भी धमकी दी गई थी। इसके चलते उस दिन मैजिस्ट्रेट के सामने जो नाम आए वो थे शुभम सिंह, अवधेश तिवारी और ब्राजेश यादव, जिन्होंने उसका अपहरण करके गैंग रेप किया था। लेकिन उस विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। अब देखते ही देखते 2 महीने बीत गए और फाइनली अगस्त 2017 में उस लड़की ने बड़ी ही हिम्मत करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा, जिसमें वो अपने साथ हुए 4 जून की घटना के बारे में बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी से इंसाफ की मांग करती है। लेकिन तब भी कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन पीड़िता के परिवार और उस लड़की ने बड़ी ही हिम्मत दिखाते हुए अपनी कोशिश जारी रखी कि वो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस दर्ज करा सके। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के पावर में होने के कारण कोई भी पुलिस वाला उनकी सुनवाई करने को ही तैयार नहीं था। उल्टा उन पर प्रेशर बनाते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब इन सबके बावजूद भी वो लोग नहीं माने तो 3 अप्रैल 2018 को विधायक ने पहले तो अपने गुंडों द्वारा पीड़िता के पिता पर हमला करवाते हुए सरेआम पीटा गया और फिर इसके 2 दिन बाद ही यानी 5 अप्रैल 2018 को, जब तक उनके घाव ठीक भी नहीं हुए थे,
पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही इलीगल गन के मामले में आर्म्स एक्ट के अंदर एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कितनी निर्दयी है कि जिस पिता की बेटी के साथ रेप हुआ हो, उसे न्याय दिलाने के बदले पहले तो उसके पिता को ही पीटा गया और फिर गंभीर रूप से घायल हालत में उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया, वो भी एक झूठे केस में, जिसके चलते 8 अप्रैल 2018 को न्याय की भीख मांगती पीड़िता लड़की ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर केरोसिन डालकर खुद को जिंदा जलाने की कोशिश करी, लेकिन तभी भागे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोककर बचा लिया और पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए भेज दिया गया। उसने सीएम योगी आदित्यनाथ जी को इतने सारे लेटर्स लिखे और खुद को जिंदा जलाने तक की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ जी से नहीं कराई गई। लेकिन उनके इस एक्सट्रीम स्टेप की वजह से वो मीडिया की नजरों में आ गई और उनका केस हाई प्रोफाइल केस बन गया। लेकिन इसके ठीक अगले ही दिन जेल से ये खबर आती है कि उसके पिता की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई, जो कि बहुत ही चौंका देने वाला मामला था और अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहा था, जिसके चलते उस पीड़िता के बलात्कार की खबर और उसके पिता की मौत की खबर सभी न्यूज चैनल्स पर चलाई जाने लगी। तो तब जाकर ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा और उन्होंने उसी दिन मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर देते हुए उस बच्ची के रेप और उसके पिता की मौत की जांच कराने के लिए एसआईटी का गठन किया। लेकिन ये बड़े ही अफसोस की बात है कि पुलिस अगर पहले ही बिना किसी के दबाव में अपना काम पूरी ईमानदारी से करती, जब उस पीड़िता की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ जी से करा दी जाती, तो शायद उसका अपहरण करके दोबारा रेप ना किया जाता और उसके पिता भी जिंदा होते। खैर, एसआईटी ने अपनी जांच के बाद 11 अप्रैल 2018 को अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें पुलिस प्रशासन और मेडिकल ऑफिशियल्स की कार्रवाई में कई सारी कमियां मिली, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह केस अगले ही दिन सीबीआई को सौंप दिया और पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर देते हुए कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया। और तब जाकर फाइनली 1 साल बाद कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ, जिसके लिए उसके पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीबीआई को केस हैंडओवर करते ही सबसे पहले कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया और उस पर पोस्को एक्ट के अंडर मामला दर्ज हुआ, क्योंकि जब उसने उस लड़की का रेप किया तब वो माइनर थी, जिसके चलते साल 2019 में जब सेशन कोर्ट का फैसला आया तो उसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया और उसे बलात्कार के जुर्म में 25 लाख रुपयों का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर साल 2020 में कुलदीप पुलिस कस्टडी में मारे गए पीड़िता के पिता का भी दोषी पाया गया और उसे और 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 23 दिसंबर 2025 को एक चौंका देने वाला जजमेंट दिया, जिससे ना सिर्फ पीड़िता का परिवार बल्कि पूरा देश आग बबूला हो गया कि कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को रद्द करते हुए इंटरिम बेल दी जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 7 साल जेल में बिता चुका है और कानून के कुछ सेक्शंस के अंडर उसे बेल दी जा सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ऐसा करने की नौबत क्यों आई, जब कुलदीप सिंह सेंगर एक नाबालिग लड़की का रेप और उसके पिता की हत्या का दोषी पाया गया और कोर्ट में उसका गुनाह भी साबित हो गया, तो उसे किसी भी सेक्शन के अंदर कानून को तोड़ मरोड़ कर बेल क्यों दी जा रही है। क्या इंसाफ है हमारे देश का, जहाँ एक नेता द्वारा पहले तो नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया, जो पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने गई तो उसकी पुलिस ने एफआईआर ही नहीं लिखी, उल्टा कुछ दिनों बाद उसके एसोसिएट द्वारा उसका अपहरण कर 10 दिनों तक गैंग रेप किया गया, फिर भी कोई एफआईआर नहीं हुई, उल्टा उस पीड़िता के पिता पर ही झूठा आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। लेकिन जब इतने सब संघर्ष के बाद उसे इंसाफ मिला तो हाई कोर्ट ने उसे कुछ सर्टेन सेक्शंस के अंदर उसे बेल दे दी और न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक सब लोग उस लड़की के सपोर्ट में अगर अपनी आवाज उठाने लगे, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर स्टे लगा दिया और उसे जेल में ही रखने का आदेश दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल ना देती तो रेपिस्ट एक नाबालिग लड़की का बलात्कार कर और उसके पिता की हत्या करने के बावजूद भी बाहर घूम रहा होता। अब आप में से बहुत से लोग बीजेपी के फॉर या अगेंस्ट होंगे, जो शायद ये बात कहे कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो एक रेपिस्ट या हत्यारा है। तो यहाँ मैं अपने आप से तो कुछ नहीं कह रहा, जो सेशनल कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बेस पर ही बात कर रहा हूँ। और हाई कोर्ट में भी जो उसे बेल देने का फैसला दिया गया था उसमें भी वो कोई निर्दोष साबित नहीं हुआ था,
बल्कि उसे सर्टेन सेक्शंस के अंदर बेल दी जा रही थी। अगर आप इस केस को अभी भी एक पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। हम किसी भी पार्टी को वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पार्टी से ज्वाइन होकर उस पार्टी के ही मेंबर बन जाते हैं, कि अगर अब वो कुछ गलत भी करे तो हमें उसे डिफेंड ही करना पड़ेगा। हमारा काम है वोट डालकर सरकार चुनना, ना कि सरकार में बैठे नेताओं के अपराधों पर पर्दा डालना। क्योंकि हमारे देश में कोई भी नेता दूध का धुला नहीं है, भले ही वो किसी भी पार्टी से हो। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी तक, सभी एक जैसे हैं। और अगर इस केस की बात की जाए तो क्या आपको सच में लगता है कि साल 2017 में जब उस लड़की की उम्र लगभग 17 साल थी तो वो नौकरी पाने के लिए सीधा एक नेता पर रेप का झूठा आरोप लगा देगी, जिसकी पुलिस द्वारा 1 साल तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई और उस पर इतना दबाव बनाया गया कि उसके पिता को एक झूठे आरोप में जेल डाल दिया गया, जहां पुलिस कस्टडी में उसके पिता की ही मौत हो गई। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें निष्पक्ष होकर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।